नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 6 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख ले। और वो प्ले लिस्ट बना है BSSC प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज 2.0 के नाम से बना है, तो जो नहीं देखें वो ज़रूर वहाँ पर जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो इसमें से क्या उपयोगी है जो कि रोगी के शरीर के अंदर देखा जाता है? तो प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है शरीर के अंदर देखने के लिए। ठीक है, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग एंडोस्कोपी में किया जाता है। ठीक है, प्रकाशीय तंतु को ही ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर इंग्लिश वर्ड है और इसे प्रकाशीय तंतु कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। ठीक है, याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रकाशीय तंतु जो है यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच संबंध है। तो इसके बीच क्या संबंध है? बल और उसके बीच की जो त्रिज्या होती है उसके बीच क्या संबंध रहता है? तो देखिए, एक सूत्र आपको याद ही होगा जो बल का होता है, बल F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा R² होता है। ठीक है, यानी कि बल जो है ये त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बल जो है वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से दो तीन क्वेश्चन और याद रखना आपको। जैसे बल का सूत्र न्यूटन के किस नियम से प्राप्त किया जाता है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, और बल का परिभाषा जो है न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। ठीक है, याद रखना है। और बल बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहिता के लिए यह सत्य है। यानी कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहिता जो है वो क्या होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अधिक होता है। ठीक है, देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ में कौन सा आता है? लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। देखिए, और चुंबक मुख्यतः 3 प्रकार के होता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो 0 से कम होता है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय की वो होता है ऋणात्मक होता है, 0 से कम होता है, ऋणात्मक होता है। और अनुचुंबकीय जो है वो होता है, इसकी जो चुंबकीयशीलता होती है वो 1 के बराबर होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और लोह चुंबकीय पदार्थ का जो है वो चुंबकशीलता जो है 1 से अधिक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, 1 से अधिक होता है लोह चुंबकीय पदार्थ का। ठीक है, तो तीनों याद रखना है आपको। प्रतिचुंबकीय का क्या होगा? कम हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा। और अनुचुंबकीय जो है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, और लोह चुंबकीय जो है वो 1 से अधिक होगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, हमेशा याद रखना है आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है जबकि आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। तो यानी कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है और आपको निकालना है किसमें? सेल्सियस में। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ऐसे प्रश्न अक्सर बिहार एसएससी में कई बार पूछा गया। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है जिससे किसी भी तरह से आपसे पूछा जाएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 और एक है बराबर में लिखिएगा R/4। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, ये तीनों से। तो अभी फ़िलहाल क्या है, सेल्सियस में निकालना है, फ़ारेनहाइट में दिया है, तो यानी कि इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका यूज करेंगे। ये सूत्र हमेशा आप नोट करके याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको काम आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फ़ारेनहाइट में दिया है कितना? 5, यानी कि F के जगह पर यहाँ 5 रख देंगे। तो ये 5 में से 32 जाएगा, कितना होगा?
-27, ठीक है। तो -27 को ये 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27 यानी कि -3, ठीक है। तो ये 5 इधर गुना हो जाएगा यानी C बराबर क्या हो जाएगा -15, यानी कि सेल्सियस में कितना आएगा -15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -15 का ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है, -15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ ये याद रखना है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। तो किस तापमान पर, तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री का मान दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन वाला यहाँ ये प्रश्न है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चन होता है निश्चित रूप से एग्जाम में आता है। तो सापेक्ष आर्द्रता है, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ ये है कि एक है हाइड्रोमीटर और एक है हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो सापेक्ष आर्द्रता जो मापा जाता है वो हाइग्रोमीटर से है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन दूर कैसे करना है, ये हाइड्रोमीटर क्या है, ये द्रवों का जो है वो घनत्व मापा जाता है ना। अपेक्षिक घनत्व जो है पूछा जाएगा, यानी कि द्रव का घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है, तो वो है हाइड्रोमीटर से। तो इसके कन्फ्यूजन कैसे दूर करना है और याद भी रहेगा आपको। देखिए घनत्व का इंग्लिश क्या होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी यानी डो वाला आएगा ना हाइड्रोमीटर, ठीक है। डेंसिटी वाला यानी घनत्व वाला हाइड्रोमीटर और आर्द्रता वाला आ जाएगा हाइग्रोमीटर, ठीक है। अब यहाँ लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध का घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है, या तो दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, तो लेक्टोमीटर से मापा जाता है। और पोटेंशियोमीटर क्या है, ये विभव मापी है। नेक्स्ट है किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी का होगा, ठीक है। जो आप इंद्रधनुष में जो रंग होता है वो क्या होता है, विग्योर याद रखना है, VIGYOR, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको सब एक साथ यहाँ पर रिवीजन करना है। जैसे कि सबसे यहाँ पूछा गया है तरंगदैर्घ्य किसका कम होता है, तो बैगनी का कम होता है, ठीक है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसीलिए यहाँ से ये भी याद रखना है कि बैगनी का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। उसी तरह लाल का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है। तो याद रखना है हमेशा तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक किसका होता है, लाल का, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। और एक क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो ऊपर होता है ये लाल रंग, और नीचे कौन सा होगा, तो बैगनी रंग होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इंद्रधनुष के किनारों पर रंग जो कौन कौन सा होता है, किनारों पर रंग है बैगनी और लाल है, ठीक है। बैगनी और लाल किनारे पर रंग होता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि ये तो हो गया ऊपर और नीचे वाला याद रखना, ऊपर हो गया लाल और नीचे हो गया बैगनी। एक पूछा जाता है कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है, तो बीच में रंग होता है ये वाला, है ना, हरा, ठीक है। ये 3 इधर हो गया और ये 3 इधर हो गया, बीच में कौन सा है, ये हरा, है ना, हरी हरी ओढ़नी, ऐसे याद रखना है। तो ये बीच में हरा रंग होता है, ठीक है। और यहाँ से कुछ और प्रश्न याद रखेंगे, जैसे कि एक चीज़ याद रखना है, देखिए बैगनी रंग का जो है ना, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग की बात कर रहे हैं। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा अपवर्तन बैगनी रंग का, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होता है, तो बैगनी रंग का है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति बैगनी रंग का, सबसे ज़्यादा विचलन पूछे तो बैगनी रंग का होता है, ठीक है। और इसका ठीक उल्टा होता है, जैसे कि लाल रंग में क्या है, सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम अपवर्तन लाल में, सबसे कम ऊर्जा लाल में, सबसे कम आवृत्ति लाल रंग का, सबसे कम विचलन लाल रंग का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों का मात्रक है जूल, ठीक है। कार्य और ऊर्जा ये दोनों का मात्रक है जूल है, ठीक है। और ऊर्जा का बीमा पूछा जाता है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का बीमा क्या है, ML2T-2, ठीक है। ML2T-2 कार्य और ऊर्जा की बीमीय सूत्र है, ठीक है। और कार्य और ऊर्जा ये दोनों अदिश राशि है। अच्छा शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक है वाट, ठीक है। और बल का एसआई मात्रक है न्यूटन और सीजीएस मात्रक है डाइन, ठीक है, याद रखना है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, 10 के पावर 5 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है,
तो दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी मापने की इकाई है। अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वो है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? तो वो है पारसेक है। ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो याद रखना है ना, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो याद रखना है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, याद रखना है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, मीटर में। अगर किलोमीटर में पूछे तो 1000 से भागा दे दीजिएगा, 1000 से भागा दीजिएगा यानी 3 शून्य गायब हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा, 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है? तो ध्वनि क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्योंकि ये है यांत्रिक तरंग होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग देखिए वो होता है जो जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी गमन करता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। जैसे कि गामा किरण, एक्सरे किरण और पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर समझिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में गामा, एक्स और पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और ध्वनि क्या? एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग जो कि किसी पदार्थिक माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस में भी संचरित करती है। मतलब इसको माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है, माध्यम में ही ये गमन करती है, यांत्रिक तरंग। ठीक है, तो ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है। तो प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है 6.63 गुना 10⁻−34 जूल सेकेंड है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ याद रखना है, जो प्लांक नियतांक है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल सेकेंड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक जूल सेकेंड होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ याद रखना ये कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लैंक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था। नेक्स्ट है कि क्यूरी ताप का संबंध इससे है। तो क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो क्यूरी ताप का संबंध है चुंबकीयता से, है ना, चुंबकीयता से क्यूरी ताप का संबंध है। देखिए, क्यूरी ताप वह ताप है जो अपना चुंबकीय गुण हमेशा के लिए खो देता है, यानी कि जो वो क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है ना। क्यूरी ताप हुआ है जिसमें पदार्थ क्या है? वो अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चुंबकीय पदार्थ में आता है लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये सब क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। अच्छा, लोहा का क्यूरी तापमान क्या है? लोहा का क्यूरी तापमान कितना है? तो वो है 1043 केल्विन। ठीक है, केल्विन में लोहा का जो है, याद रखना है, लोहा का क्यूरी तापमान कितना है? 1043 केल्विन। और बात करते हैं कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का जो है इसका क्यूरी तापमान है 1388 केल्विन। अब निकेल का क्या है? 627 केल्विन। ठीक है, तो याद रखना है निकेल का क्यूरी ताप कितना है? 627 केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। ठीक है, समतल दर्पण है। देखिए, समतल दर्पण में एक व्यक्ति क्या करता है? समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है। ठीक है, भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो दिखाई देगा उसे वो किस चाल से आता प्रतीत होगा। ठीक है, तो वो भी चाल से आता प्रतीत, मतलब कि भी से आएगा, तो ये भी से जा रहा है। ठीक है, और भी से एक ये आता दिखेगा, ये भी से, यानी कि जो तो टोटल है ना 2 भी से आता हुआ दिखेगा, उसे प्रतीत जो होगा वो 2 भी से होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है, 2 भी से उसे आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा आभासी और सीधा होता है।
अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन याद हो गया, ये समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। अच्छा, दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनता है? तो दो समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। नेक्स्ट है, दो तारें क्रमशः 3.6 गुना 10 के पावर 7 मीटर तथा 4.8 गुना 10 के पावर -7 मीटर तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इन तापमानों का अनुपात T और अनुपात T1 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या तापमान का अनुपात पूछा है, दिया हुआ क्या तरंगदैर्घ्य दिया हुआ। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, एक सूत्र कि जो तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है, मान के चलिए पहला है लेमडा, ठीक है, और पहला जो तापमान है T, यहाँ दिया हुआ T है ना, और फिर दूसरा जो तरंगदैर्घ्य है लेमडा 1, ठीक है, लेमडा 1 मान लेते हैं, गुना होता है जो दूसरा तापमान, दूसरा का कितना दिया T1 दिया हुआ है ना, T1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, लेमडा इंटू पहला, देखिए पहला तरंगदैर्घ्य गुना पहला तापमान, फिर होता है पहला तरंगदैर्घ्य, इसको मान लेते हैं लेमडा 1, ठीक है, और इसको मान पहला है तापमान जो है T है, फिर बराबर दूसरा तरंगदैर्घ्य गुना दूसरा तापमान यहाँ दिया हुआ कितना T1 माना है। ठीक है, तो अब इसको क्या है निकालना, क्या है देखिए, दोनों तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है तो तरंगदैर्घ्य का मान रख देंगे। ठीक है, अब पूछा क्या T अनुपात T1, यानी T इधर आने देते हैं, अब बटन में ये इधर कर देते हैं तो T1 ये आ गया, तो T अनुपात T1 पूछा है, तो इधर क्या हो जाएगा लेमडा 2, यानी कि दूसरा तरंगदैर्घ्य बटा में ये आ जाएगा इधर पहला तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो दूसरा तरंगदैर्घ्य बटा पहला, दूसरा तरंगदैर्घ्य ये हो गया बटा पहला तरंगदैर्घ्य करेंगे तो ये T अनुपात T1 निकल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, तो इसको है दूसरा तरंगदैर्घ्य कितना है 4.8 गुना 10 के पावर -7 मीटर। अब पहला तरंगदैर्घ्य कितना है 3.6 गुना 10 के पावर -7, तो ये 10 के पावर -7, 10 के पावर -7 ये कट गया, दशमलव से दशमलव चल जाएगा। अब 12 से काटिए, बर्चों का 48 और बढ़ती है 36, यानी कि 4/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 4/3 हो गया। नेक्स्ट है कि अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है, तो अनुदैर्घ्य तरंग इसमें से कौन सा है, तो भूकंप की तरंगें जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती है, क्योंकि देखिए भूकंप के कारण जो उत्पन्न ध्वनि होता है ना, वो ध्वनि होता है इंफ्रासोनिक तरंगे होता है, इंफ्रासोनिक ध्वनि होता है, यानी कि अपश्रव्य तरंगे है ना, इंफ्रासोनिक यानी अपश्रव्य तरंगे जो कि मनुष्य सुन नहीं सकता, 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो वो ध्वनि होता है, वो क्या है अपश्रव्य तरंगे होता है। तो ध्वनि जो है वो क्या है अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, अब प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो वही पूछा है अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी है, तो ये भूकंप की तरंगे जो है ये क्या हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, तो और इंफ्रासोनिक जो है अपश्रव्य तरंग है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, और श्रव्य ध्वनि जो होता है ऑडिबल साउंड होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। अब पराश्रव्य ध्वनि जो होता है अल्ट्रासोनिक साउंड वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, ध्वनि हो गया अनुदैर्घ्य तरंग, अब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, इसे याद ऐसे रखना है, ध्वनि धैर्घ्य यानी कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे उदाहरण से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है ये समुद्र का नीलापन होना, आसमान का नीला होना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल जो दिखाई देता है, सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो डायरेक्ट उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछ दिया जाएगा कि आसमान का जो नीला दिखाई देता है किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सूर्योदय के समय या तो सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं होता। ठीक है, सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। ठीक है, अच्छा तारों का टिमटिमाना ये किसके कारण होता है, तो तारों का टिमटिमाना वो अपवर्तन के कारण होता है। इसे याद ऐसे रखना है, तारों का टिमटिमाना यानी अप डाउन, ठीक है, अप डाउन यानी अपवर्तन के कारण। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति अधिकतम है, तो प्रकाश की गति अधिकतम किस में, तारपीन का तेल या तो ग्लास या तो नायलॉन या तो पानी। अब एक चीज़
आपको याद होगा, और एक चीज़ जानना चाहिए आपको कि प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? निर्वात में होती है। ठीक है, प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। इसका मतलब क्या है? कोई वहाँ पर माध्यम नहीं है, ठीक है, वायुमंडल नहीं है, तो यानी खाली जो है वो उसमें अधिक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि विरल जितना होगा, विरल माध्यम में प्रकाश की गति ज़्यादा होगी, ठीक है, सघन माध्यम की अपेक्षा। ठीक है, ये चीज़ पहले ध्यान रखना, सघन माध्यम। तो मोटा मोटी इसका आंसर आप दे सकते हैं, जैसे इसमें से जो सबसे विरल होगा उसमें प्रकाश की गति अधिकतम होगा। जैसे तारपीन का तेल है, ग्लास है यानी कि शीशा है, नायलॉन है, पानी है। अब देखिए नायलॉन क्या है? ये मोटा होता है, ये सघन होता है, ठीक है, पानी से सघन हो गया। ग्लास भी, शीशा भी पानी से सघन हो गया, और ये तारपीन का तेल भी पानी से सघन होता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है पानी। ठीक है, एक ऐसे कर सकते हैं। और एक चीज़ और है इसमें, जैसे कि माध्यम का अपवर्तनांक जो है जितना अधिक होगा प्रकाश की गति उतना ही कम होगी। ठीक है, अब इसका अपवर्तनांक से भी इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि फिर समझिए, माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की गति उतना ही कम होगा। तो सबका अपवर्तनांक अगर जानते हैं तो आंसर आराम से कर सकते हैं। जैसे कि तारपीन का तेल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका होता है 1.47। ठीक है, और ग्लास का अपवर्तनांक होता है 1.5, और नीचे क्या है? नायलॉन, इसका हो गया 1.5, ऊपर में हुआ था तारपीन का तेल 1.47, और नायलॉन का जो है उसका होता है 1.53 अपवर्तनांक, और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.3। ठीक है, तो क्वेश्चन ये क्या है? सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? पानी का है। ठीक है, तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें क्या होगा? प्रकाश की गति अधिक होगी। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, है ना। प्रकाश का गति अधिकतम किस में? यही पूछा था, तो इसका आंसर हो जाता है 4। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। अच्छा, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, कितना होती है? तो वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लेक लॉन्से सेल का प्रयोग किया जाता है ना, लेक लॉन्से सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो बैटरी का सेल है वो कितने प्रकार का होता है? तो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का मतलब होता है गैर रिचार्जेबल, यानी कि रिचार्ज जिसको दोबारा नहीं किया जा सके, यानी कि एक बार आप यूज किए फिर उसको मतलब कि फेंक दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोबारा वो चार्ज होगा ही नहीं, दोबारा यूज होगा नहीं। यानी एक बार, जैसे होता है लिखो फेंको, पेन जो होता है एक बार लिखें फेंक दिए, वो होता है प्राथमिक सेल। ठीक है, तो जिसको दोबारा यूज ना करें वो हो गया प्राथमिक सेल, और जिसको दोबारा यूज करें रिचार्जेबल जो है वो द्वितीयक सेल हो गया। जैसे कि मोबाइल की बैटरी हो जाती है, ये सब रिचार्ज कर सकते हैं, तो वो क्या है? द्वितीयक सेल हो गया। ठीक है, अब प्राथमिक सेल में उदाहरण में आएगा आपका लेक्लॉन्से सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल। ये सब क्या है? ये प्राथमिक सेल है। और द्वितीयक सेल में आता है सीसा संचायक सेल और अम्ल संचायक सेल। ये सब क्या है? द्वितीयक सेल है। ठीक है, अच्छा, लेक्लांसे सेल में विद्युत अपघट के रूप में कौन कार्य करता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लेक्लांसे सेल में विद्युत अपघट के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो अमोनियम क्लोराइड करता है ना। लेक्लांसे सेल में अमोनियम क्लोराइड करता है विद्युत अपघटक के रूप में। NH क्या होगा? NH4Cl। ठीक है, ये है कि लेक्लांसे सेल में विद्युत अपघटक के रूप में कार्य करता है अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, डेनियल सेल में कौन काम करता है? तो कॉपर सल्फेट करता है ना, CuSO4। और वोल्टाइल सेल में विद्युत अपघट के रूप में काम करता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। और जो शुष्क सेल होता है ड्राई सेल, इसमें भी अमोनियम क्लोराइड काम करता है, ये वाला है ना, NH4Cl। ठीक है, यानी कि लेक्लांसे सेल और शुष्क सेल ये दोनों में विद्युत अपघट के रूप में कार्य करता है कौन सा? अमोनियम क्लोराइड कार्य करता है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लेक्लांसे सेल में जो होता है वो किसका यूज होता है, यानी कि कैथोड और एनोड के रूप में कौन रहता है? तो लेक्लांसे सेल में जस्ता और कार्बन रहता है। शुष्क सेल में भी जस्ता और कार्बन रहता है। ठीक है, देखिए एनोड के रूप में सभी में जस्ता रहता है। लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, वोल्टीय सेल में एनोड के रूप में जस्ता रहता है, और कैथोड के रूप में आपको याद करना है। ठीक है, लेक्लांसे सेल में कैथोड के रूप में कार्बन रहता है, शुष्क सेल में
ग्रेफाइट रहता है, वो भी कार्बन का प्रूफ है। और वोल्टेज सेल में कैथोड के रूप में तांबा रहता है और डेनियल सेल में भी कैथोड के रूप में तांबा रहता है। एनोड में क्या, देखिए बैटरी वाला सेल में जो है एनोड वो ऋणात्मक होता है, ठीक है, माइनस होता है, और कैथोड प्लस होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो ये याद रखना है। जैसे कि ये चारों में क्या है, एनोड के रूप में जस्ता हो गया, ठीक है। और बात करते हैं डेनियल सेल में, तो इसमें डेनियल सेल में कैथोड के रूप में तांबा हो गया, कॉपर, ठीक है। और लेक लांसे सेल में कार्बन हो गया। और वोल्टेज सेल में क्या है, तो इसमें आएगा वोल्टेज सेल में कॉपर होगा, ठीक है। और शुष्क सेल में जो है उसमें आएगा ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट यानी कि तांबा, ये कॉपर का, ये कार्बन का अपरूप जो है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन और एक पूछा जाता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि वो परिवर्तन जिसको हम दोहराया जा सके, ठीक है, जिसको दोबारा हम कर सकें, वो होता है भौतिक परिवर्तन। जिसको फिर दोबारा उस अवस्था में नहीं ला सके वो हो जाता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे इसमें से स्प्रिंग को खींचे, ठीक है, तो फिर वो पुरानी अवस्था में आ सकती है, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया भौतिक परिवर्तन। और जैसे आटा से रोटी बना दिए तो फिर रोटी से फिर आटा नहीं बना सकते हैं, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। यही मोमबत्ती का पिघलना अगर हो जाता है तो वो हो जाता है भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, ऐसा क्यों? एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, वो सतही तनाव के कारण, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण वो तैर सकती है, ठीक है। अब पृष्ठ तनाव से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है ना, कम हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि लालटेन के बत्ती में तेल ऊपर जो चढ़ता है वो किसके कारण? तो वो केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट है, मोटर कारों के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना, हेडलाइट में अवतल दर्पण रहता है। और एक पूछा जाता है ना कि पीछे देखने के लिए, जो पश्च दृश्य देखने के लिए वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का कहाँ, और जैसे कि डॉक्टर लोग जो है एंडोस्कोपी में, यानी कि अंदर देखने के लिए दंत चिकित्सक, ये सब क्या है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो जरा दृष्टि के उपचार में प्रयोग किया जाता है बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना, द्विफोकल लेंस का। इसमें क्या आता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों इसमें रहता है, ठीक है। तो बायफोकल लेंस का जरा दृष्टि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। जैसे एक दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, और एक है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। तो दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे याद कैसे रख लेना है ताकि कन्फ्यूजन कभी ना हो, तो इसको ऐसे याद रखिए। देखिए, दूर में 2 लेटर है, 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। ये 3 लेटर है, 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और एक आता है मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मोतियाबिंद के ठीक करने के लिए एकमात्र उसमें उपाय है ऑपरेशन करना, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो चिमनी से धुआं जो है निकलता है संवहन के माध्यम से निकलता है, ठीक है। देखिए, जो चालन ये होता है, धुआं निकलता है, या तो प्रकाश की किरण है जो एक माध्यम होता है ना, किस माध्यम से? यह तापांतर होता है, ताप का संचरण होता है, ऊष्मा का संचरण होता है, वो किस माध्यम में और किस विधि से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ठोस में जो है ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ठोस में जो होता है वो चालन विधि द्वारा होता है, ठीक है। और द्रव और गैस में संवहन विधि द्वारा होता है, ठीक है। ठोस में किसकी वजह? तो चालन विधि से, और द्रव और गैस में संवहन विधि से। और एक निर्वात में, निर्वात में जो है ऊष्मा का संचरण होता है वो विकिरण के माध्यम से होता है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि जो पृथ्वी जो है सूर्य की किरण से गर्म हो जाती है, वो किस माध्यम से, किसके कारण? तो वो होता है किसके? विकिरण के माध्यम से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, निर्वात में भी जो ऊष्मा का संचरण होता है वो विकिरण के माध्यम से होता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक्स किरण एक उदाहरण है।
तो एक्स किरण किसका उदाहरण है? तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है एक्स किरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग में आता है एक्स किरण, गामा किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें। ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। फिर समझिए, एक्स किरण, गामा किरण, दृश्य किरण, अवरक्त विकिरण और पराबैंगनी विकिरण, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग है ये, और ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंग में आता कौन? सब प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ है और ध्वनि धैर्य अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट है, किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता है किस तरंग का प्रयोग करके? तो ये अनुप्रस्थ तरंग का प्रयोग किया जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर है अनुप्रस्थ तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि क्या है? वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से फिजिक्स का पार्ट 6 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया? तो हावड़ा कालका मेल का नया नाम है नेताजी एक्सप्रेस। और आज का क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट कौन सा है? भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट कौन सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।